हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार दोस्तों लेवल फर्स्ट के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, इसमें पहला नंबर का प्रश्न आता है, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बनन देने का सुझाव दिया गया है। यानी कि अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बनन, जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्रिया प्रसूत सिद्धांत। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले भोजन तथा फिर लाल टपकाना। तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, शिक्षक द्वारा वर्ग में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है। यानी कि शिक्षक द्वारा वर्ग में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, ये उदाहरण विस्थापन का है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, बुद्धि परीक्षणों का दोष है। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षणों का जो दोष है वो व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता, ठीक है, इन दोनों का दोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए और बी दोनों। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस तरह के कूट संकेतीकरण से एसटीएम सबसे अधिक प्रभावित होता है। यानी कि निम्नलिखित में से किस तरह के कूट संकेतीकरण से एसटीएम सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ध्वनिक कूट संकेतीकरण। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न। इसमें देखो, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुक्रिया उद्दीपक। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, कुसमायोजित में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं। कुसमायोजित में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मानसिक एवं व्यवहारिक। मानसिक एवं व्यवहारिक, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। ठीक है, यानी कि नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। तो दोस्तों अपने को इंगित करना है कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुकूलन या अनुबंधन अनुक्रिया वुल्फ एवं रीड। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशोरावस्था। यानी कि बिग व हेट किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। इसमें देखो, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति को उत्तम ढंग से परिभाषित करने वाला सबसे प्रमुख शील गुण कौन सा होता है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति को उत्तम ढंग से परिभाषित करने वाला
सबसे प्रमुखशील गुण कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामान्यशील गुण। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, काम भावना की तीव्रता देखी जा सकती है। तो काम भावना की जो तीव्रता है वो किशोरावस्था में देखी जा सकती है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो दिवास्वप्न क्या है? तो दिवास्वप्न क्या है? तो दोस्तों निरर्थक कल्पनाएं करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिवास्वप्न है। नेक्स्ट है, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर किशोरावस्था में। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें परिवर्तन। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति जिसका IQ 60 है, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 60 है, उसे किस श्रेणी में रखेंगे? तो दोस्तों उसे अल्प बुद्धि श्रेणी में रखेंगे। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है, बाल अध्ययन की एक विधि समस्याओं से संबंधित है और वह है। ठीक है, बाल अध्ययन की एक विधि समस्याओं से संबंधित है और वह है, तो वह कौन सी? तो वह है निरीक्षण विधि। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम पर बिल्ली को पहली बॉक्स में रखकर किसने अधिक शोध किया? यानी कि प्रयास एवं त्रुटि अधिगम पर बिल्ली को पहली बॉक्स में रखकर किसने अधिक शोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए 18 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कौन थे वो? तो वो थे दोस्तों इसमें अल्फ्रेड बिने। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो आप सभी को पता है कि 45 घंटे है वो निर्धारित किए गए हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यू का संबंध कार्यों के उस रूप में बताया है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने एवं कुछ अन्य से रक्षा करने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। कथन किसका है? शिक्षण व्यू का संबंध कार्यों के उस रूप को बताया है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने एवं कुछ अन्य से रक्षा करने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ये दोस्तों B.O. स्मिथ का है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बुद्धि के द्विकारक तत्व की सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों स्पीयरमैन। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, वृद्धि और विकास है। तो दोस्तों वृद्धि और विकास है वो क्या है? तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट है, बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों थर्स्टन ने किया था बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों किसे मनोविज्ञान के विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। तो दोस्तों किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है देखो शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के प्रतिदर्शी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो थॉमसन। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयी बालकों में
गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होता है। प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवांछित विश्राम। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था के। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें मनोरंजन संबंधी कारक। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है। संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिकता। असामाजिकता है वो दोस्तों संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं तो दोस्तों ये देखो, अब हम भाषा फर्स्ट हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी के 30 क्वेश्चन अब अपन हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो गद्यांश को पढ़ के अपने को प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक उत्तर देना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे ये जो गद्यांश है ये पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। देखो, मैं जिस घर में रहती थी वहां मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उसने पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। तो उसने उत्तर दिया, मैंने पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि वह उतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, यानी कि सुबह उठते कुछ पीना चाहता है क्या। यह आखिरी कहना क्या चाह रहा है, यानी कि वह आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसने फिर कहा नीना कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसे एक चित्र बना दिया। फिर उसने टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक गद्यांश। अब अपने को 1 से 9 प्रश्न तक इनका उत्तर देना है। देखो हिंदी जो भाषा फर्स्ट है इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्यों किया? क्योंकि दोस्तों वह जान गया था लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, गद्यांश से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे तस्वीर चाहते हैं। ठीक है, तस्वीर चाहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस और संकेत करता है कि बच्चा, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा दो अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न है, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह किस ओर संकेत करता है? तो यह दोस्तों उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा। बच्चा व्रत को क्या कह सकता है? ठीक है, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा व्रत को क्या कह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चूड़ी। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर, क्योंकि चूड़ी गोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? यानी कि उतने सवेरे, इस पद के अंदर उतने है, वो जो शब्द है उतने, ये किस ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सवेरे की ओर। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों गद्यांश में मिश्रित वाक्य का उदाहरण है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। ये दोस्तों मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो कौन सा मुहावरा आएगा? तो दोस्तों मुहावरा है खिल उठा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है कि वाक्य में कुछ शब्द है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की गई है ये कुछ क्या है? तो दोस्तों कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से दंतोष्ठ वर्ण है। निम्न में से दंतोष्ठ वर्ण है तो ये दोस्तों सी यानी कि ल है। दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? ल। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मुखाकृति के आधार पर ए वर्ण है। मुखाकृति के आधार पर ए वर्ण है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अर्ध समवर्त। अर्ध समवर्त। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है? तो निम्न में से अग्रस्वर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों ई। ई है वो अग्रस्वर है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सही लिंग परिवर्तन हुआ है? तो किस विकल्प में सही लिंग परिवर्तन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देव देवी। देव देवी। तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग हुआ है इसमें। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो किस विकल्प में एक वचन शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है? तो किस विकल्प में एक वचन शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो श्री कृष्ण वृंदावन में रास रचाया करते थे। सभा में श्री मोरारजी देसाई भाषण दे रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री महान राजनीतिज्ञ थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह उक्त सभी में। उक्त सभी में बहुवचन का प्रयोग किया गया है एक वचन शब्द को। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किन के आधार पर होता है? तो वो होता है दोस्तों संज्ञा के आधार पर। नेक्स्ट है, क्या तुम संस्कृत बोल सकते हो? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है। क्या तुम संस्कृत बोल सकते हो? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें संयुक्त। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे सो गए हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बच्चे सो गए हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो भूतकालिक क्रिया है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपूर्ण भूतकालिक क्रिया का रूप है। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ है? किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर प्लस रस यानी कि निर्रस। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न है, सरोज शब्द में संधि है। तो सरोज शब्द में संधि है वो कौन सी है? तो विसर्ग संधि है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताने की जरूरत है नहीं कि सरोज में संधि है वो कैसे होगी। ठीक है, विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। और अगर आप चाहते हैं तो चलो मैं इसमें बता देता हूँ। तो इसका संधि विच्छेद होगा
सर के साथ में विसर्ग, फिर क्या आ जाएगा, जय। ठीक है, ये आएगा इसका। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सट प्लस ऋतु का शुद्ध संधियुक्त शब्द है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है दोस्तों इसमें कौन से, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो विदेशी उपसर्ग है वो दोस्तों नालायक में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे जो ना है, ठीक है, ये एक विदेशी उपसर्ग है। नेक्स्ट है, देखो किस विकल्प में सम उपसर्ग नहीं है? तो कौन से विकल्प में सम उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे सम्मान के अंदर दोस्तों जो सम उपसर्ग है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें ये वाला उपसर्ग प्रयोग हुआ है किसमें? तो सम्मान के अंदर। ठीक है, लेकिन जो अकेला सम है जिसके अंदर मैं पूरा है, उसके अंदर दोस्तों ये पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो 24 नंबर प्रश्न, जो प्रत्यय शब्द की लघु स्थिति को प्रकट करते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नतावाचक, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई है जिसका अपने को उत्तर देना है और वो पद्यांश में है। ठीक है, 25 से 30 तक अपने को उत्तर है वो यहीं से देना है। पद्यांश है यहाँ पे देखो, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, जिससे मानव हित को समान जीवन, जिससे मानव हित को समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो दोस्तों ये पद्यांश है। यहाँ पे कवि ने चिर महान किसे कहा है? तो चिर महान है वो कवि ने किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानव को कहा है चिर महान। नेक्स्ट है, कवि कैसा प्रकाश बनाना चाहता है? तो कवि कैसा प्रकाश बनाना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। वो है दोस्तों ऐसा प्रकाश बनाना चाहता है कि जिसमें सभी मनुष्य भेदभाव भूलकर एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? तो कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? यानी कि कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छूटे भय संशय अंधभक्ति। ठीक है का, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, तभी इन्होंने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता का मूल भाव क्या है? तो दोस्तों कविता का मूल भाव है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कल्याण। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखो अपन ये यहाँ पे कुछ संस्कृत के क्वेश्चन आ गए थे। अब देखो अपन मैथ के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन भी क्या है? तो बहुत अच्छे लेवल के मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, अब देखो 30 क्वेश्चन अपन मैथ के और 30 क्वेश्चन अपन पर्यावरण अध्ययन के पढ़ेंगे। जो आप संस्कृत के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन आप संस्कृत के या इंग्लिश के पढ़ सकते हैं, जो भाषा सेकंड के अंदर आप पढ़ना चाहे तो। ठीक है, अब आगे देखो, गणित। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, वह 15,000 मतों से चुनाव हार गया। अब दोस्तों एक ने तो किए 30 और एक ने किए 70। ठीक है, अब ये कितने मतों से अंतर कितना है? तो अंतर है इसमें दोस्तों 40% का अंतर है।
40% बराबर कितना है? 15,000। कितना? 15,000 है। ठीक है, तो अगर अपन इसमें भाग दे लेते हैं तो देखो 20% कितना हुआ? तो 20% हुआ दोस्तों 7,500। ठीक है, कितना हुआ? 7,500। 10% कितना हुआ? 10% हुआ दोस्तों इसमें 3,750। ठीक है, 3,750। तो अब 3,750 को अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना है? तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 700 के 7 पंजे 35 का 5 असल की 2। ठीक है, 7 7 49, 49 और 2 1। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको दूसरा तरीका इसमें बता देता हूं। तो टोटल जो मत प्राप्त किए हैं, तो कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए तो 70, और यहाँ पे मैंने 30 लिख दिए। तो यहाँ पे 40% आ गया, दोनों के बीच में अंतर। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए हैं? तो अपने को जीतने वाले उम्मीदवार यानी कि 70% मत बताने हैं कितने हैं। अगर 40% मत अगर 15,000 है, ठीक है, 80% मत कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों इसमें 30,000। ठीक है, 30,000। अब अपने को इसमें से 10% है वो घटाना है। ठीक है, यदि 80% 30,000 है, यदि 80% है वो कितना है? 30,000। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि 40% बराबर 15,000। अगर अपन इसमें भाग देंगे तो 375 आ जाएंगे दोस्तों। 375 1%, यानी कि टोटल मत हो जाएंगे 37,500। और 375 को अगर अपन 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,250 इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, देखो रेडियो के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार दुकानदार द्वारा प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे देखिए -30 + 20 -30 × 20/100। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। अब आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सीधा सा सिंपल है, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आपका सीधा सा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 16% की कमी हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी वर्ग में प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो सेम टू सेम जो यही सूत्र है वो लगाना पड़ेगा आपको। 30 + 30 + 30 × 30/100। 0 से 0, 0 से 0, 30 और 30 60, 60 और 9 69। तो इसमें 69% की वृद्धि होगी। 4 नंबर प्रश्न है, यदि tan A बराबर 1/2 तथा tan B बराबर 1/3 हो तो A + B कितना है? तो A + B है वो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है π/4। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों अगर 3 क्रय मूल्य है तो 4 विक्रय मूल्य है, तथा उसको उसके से मूल्य 20% में अधिक बेचा, यानी कि 20% से अधिक में बेचा। इस प्रकार उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, माना कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, और दिलीप का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 × 3/4, यानी कि 75 रुपये इसमें क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य अब माना कि अपने 100 रुपये माना था, तो इसमें 20% से अधिक में बेचा, यानी कि 120 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब दोनों में से माइनस करेंगे, 120 में से 75 गए तब कितने बच गए? 45। तो 45/100
75 इंटू 100 करेंगे तो 60% आ जाएगा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 वर्ष पूर्व राम श्याम मोहन तथा सोहन की आयु का औसत 45 वर्ष था। अब अपन को क्या करना है कि 45 इंटू 5 करना है। तो 45 इंटू 5, ठीक है, 45 इंटू 5। अब देखो प्रकाश को शामिल करने पर उनकी वर्तमान आयु का औसत 49 वर्ष है। यानी कि प्रकाश को और शामिल कर लिया तो 49 इंटू 6, यानी कि प्रकाश को और शामिल करने पर उनकी वर्तमान आयु का औसत 49 है। तो प्रकाश की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो 45 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 55 25, 2 5 चौका 20 और 2 22, 225 आ गया दोस्तों। अब 49 को अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो 54, 6 नाम है 54, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, असल में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 चौके 24 और 5 29, ठीक है। अब दोस्तों इसको घटा दो, इसको घटाओगे आप, यानी कि 294 में से 225 गए तो दोस्तों कितने बच गए? ठीक है, तो देखो यहाँ पे 14 में से 5 गए, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो प्रकाश की वर्तमान आयु पूछा है तो इन दोनों में से माइनस करेंगे। 294 में से 225 गए तो दोस्तों कितने बच गए? तो ये बच गए, देखो 64 बच गए ये, ठीक है। तो आप निकाल के देख लेना, इन दोनों में से जो माइनस होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो भी देख लेना, सही होगा वो भी। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 तथा उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या थी, तो वो कितनी थी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तीर्ण कितने हैं? 29, ठीक है। और अनुत्तीर्ण है दोस्तों इसमें 15, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब दोस्तों जो टोटल यहाँ पे औसत प्राप्तांक कितना था? तो ये था 35 का, ठीक है। अब देखो 35 में से 15 गए तो कितने बच गए? 20, और 35 में से 39 बच गए तो कितना बच गए? 4। अनुपात कितना हुआ? तो दोस्तों 4 से काट दिया तो ये 5 बार कट गया और ये 1 बार कट गया, तो 5:1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो उत्तीर्ण छात्र है वो 20 इंटू 5 100 छात्र होंगे, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, संख्या p के 2 गुने से ज़्यादा 60 है। संख्या r संख्या q के 2 गुने से 10 ज़्यादा है। यदि संख्या p q तथा r का औसत 110 हो तो r का मान है। तो दोस्तों r का मान है वो क्या है? तो यहाँ पे देखो q बराबर 2 और p बराबर 60, ठीक है। तो r बराबर 2, q प्लस 10, तो पी क्यू आर बटे 3, तो पी क्यू आर बटे 3 करेंगे अपन तो सीधा सा है अपने पास इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 210, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए हो तो औसत प्राप्तांक 84 होता। पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो यहाँ पे 85 अंक प्राप्त किए अच्छी तीरंदाज ने। 8 व्यक्तियों की टीम थी, ठीक है। तो 8 इंटू 84 इंटू 8 माइनस 92 प्लस 85, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो औसत प्राप्तांक कितना था 84 और 8 व्यक्ति थे तो 8 इंटू 84 हो गया और यहाँ पे 92 प्लस 85 अंक प्राप्त किए हैं तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दो और फिर घटा दो तो अपना 665 आंसर आ जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो दोस्तों, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन है, तो दोस्तों ए का वेतन है वो क्या होगा, तो ए इंटू 30/100 बराबर 2400 इंटू 3/5 इंटू 20/100। ठीक है, ये होगा दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो 960 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको काट पीट के देख लेना। 11 नंबर का प्रश्न है, सतीश ने एक साइकिल बोलासत को 20% लाभ पर बेची तथा बोला ने उसे 25% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने उसके लिए 1500 रुपये दिए तो सतीश ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था। तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 रुपये में खरीदा था दोस्तों। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे आप देख लेना इसको। नेक्स्ट है, देखो कुछ आम 1 रुपये के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपये के 10 की दर से बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो सीधा सा सिंपल है, 1 रुपये में 8 की दर से खरीदा और 1 रुपये में 10 की दर से बेचा तो इसमें हानि है वो दोस्तों कितने प्रतिशत की हुई, तो दोस्तों 10% की हानि हुई। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक आदमी ने 2 वस्तुएं कुल 1600 रुपये में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो क्या था, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, माना पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा इसमें, x इंटू 125/100 बराबर 1600 माइनस x इंटू 75/100। ठीक है, तो 600 रुपये आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 रेडियो 399 रुपये प्रति रेडियो के हिसाब से खरीदे। पहले रेडियो पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि हुई। तो कुल लाभ या हानि बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कुल लाभ और कुल हानि, तो देखो 399 इंटू 2, तो 2 रेडियो थे तो कितने हो गए 798 का। ठीक है, एक को 5% लाभ पे बेचा और एक को हानि पर बेचा, यानी कि टोटल जो 800 रुपये इसमें इसका क्रय मूल्य आया। ठीक है, विक्रय मूल्य है दोस्तों इसमें 798, तो हानि है वो 2 रुपये की हुई, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूटर और मोपेड के मूल्य में 7 और 4 का अनुपात है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 3600 रुपये अधिक हो तो मोपेड का मूल्य है, तो दोस्तों मोपेड का जो मूल्य है वो क्या है, तो वो है देखो स्कूटर 7 अनुपात और मोपेड 4 का, तो इकाई दोनों में से माइनस करेंगे तो 3 इकाई बराबर कितने से हो गए 3600। ठीक है, 1 इकाई बराबर 1200, तो 1200 इंटू 4 कितना हो गए 4800। ठीक है, मोपेड का मूल्य 4800, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है, तो वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों इसमें सांस्कृतिक। नेक्स्ट है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, तो गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है वो कौन सी है, अंक गणित, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने का कौशल, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है,
माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, तो ये दोस्तों आगमन निर्गमन शिक्षण विधि, तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निगमन विधि का उपयोग है, तो दोस्तों निगमन विधि का जो उपयोग है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों सूत्र का प्रयोग करना, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे के अवनयन कोण 30 और 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पे खंबे की ऊंचाई अपने को बतानी है कि खंबे की ऊंचाई है वो कितनी है, ठीक है, यानी कि एक खंबा है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण, ठीक है, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा 30 डिग्री का और ये बनेगा इसमें 60 डिग्री का, ठीक है, ये यूं होगा। तो यहाँ पे जो खंबे की ऊंचाई है वो दोस्तों 60 मीटर आएगी। आप इसमें tan थीटा वाला लगा के देख लेना, tan 60 और tan 30, ठीक है, इसका आप निकाल के देख लेना मान क्या है, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है ये कुछ क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो आप सोल्व कर लेना। अब देखो 27 नंबर प्रश्न है, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो गणित शिक्षण के प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है, वो किस सिद्धांत को समझने में, यानी कि किस सिद्धांत को समझाने के बाद हल करना है या अभ्यास करना है। दोबारा देखो, गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझने के बाद, कि सिद्धांतों को समझने के बाद, सिद्धांतों को समझने के बाद लिखित व मौखिक अभ्यास करवाना, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें देखो फलांकन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो फलांकन बोर्ड का जो प्रयोग है वो दोस्तों देखो गणित के नियम या सिद्धांत का चित्रात्मक प्रदर्शन और गणित संबंधी चित्रों का प्रदर्शन करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक पर्यवेक्षक जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है एक मीनार से 22√3 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है या दूरी पर रखा गया है, ठीक है। मीनार से शिखर को देखने पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 67.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे ये x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 डिग्री कोट 60 डिग्री, तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे जो x का मान है वो दोस्तों 1 होगा, काट के देख लेना। आगे देखो दोस्तों, अब मैं आपको पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, और पर्यावरण के क्वेश्चन है वो अपन फटाफट करेंगे। देखो निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है, तो मरुस्थल देश माली की राजधानी है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बमाको, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तो वो है दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों रूस है, ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, ठीक है, तो इसका 2 नंबर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखो ऑप्शन के अनुसार बताना है अपने को। देखो यदि किसी विलयन में pH 2 है तो यह क्या है, तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, यह परबलमल है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीनतम वेद है वो दोस्तों ऋग्वेद है। नेक्स्ट है भारत में सींग युक्त गेंडा मिलता है, तो सींग युक्त जो गेंडा है वो किस में मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों असम में, ठीक है। नेक्स्ट है एक उदासीन पिंड होता है, तो दोस्तों एक उदासीन पिंड है ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में होता है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों ग्रीन हाउस
इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी नहीं है? तो वो है हाइड्रोजन। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने की है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो दोस्तों दिन और रात जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? तो राजस्थान में प्रवाह है वो 3 रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो अरब सागर की तरफ दोस्तों साबरमती नदी बहती है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कालीफार्म। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? तो संविधान सभा के सदस्य दोस्तों श्री रणबीर सिंह हुड्डा थे। ठीक है। नेक्स्ट है, एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो इसका कुल विस्थापन 0 है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो ये शरीर का ताप बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है? तो वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों लाइकेन। क्या है? लाइकेन। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। जब निवेश किया जाता है तो किसमें? तो ये निवेश किया जाता है शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। आगे देखो 20 नंबर प्रश्न है, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है दोस्तों ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्रेंकियाज अग्नाशय में होती है तो क्या होती है? तो दोस्तों केवल इसमें देखो क्या होती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं, अंतरस्रावी एवं बहिःस्रावी। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई, व क्रमशः क्या होंगे? देखो यहाँ पे मिश्रण जल, नमक का जल, चुंबक और निस्पंदक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें लोहे के कीले एवं बालू। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया पर कार्य करता है। 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखो ये समीकरण है, यहाँ पे संतुलित समीकरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे डी का मान क्रमानुसार होगा, तो डी का मान है वो क्रमानुसार क्या होगा? ABCD का मान क्रमानुसार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सभी का 2-2 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो वो किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखो बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसका उदाहरण नहीं है। 27 नंबर प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी है वो कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय जलवायु कहलाती है? तो दोस्तों भारतीय जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून कहलाती है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो मॉडल पेपर है लेवल फर्स्ट का, जो समाप्त हो चुका है।
और दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।